ओके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी होती है। आपकी आइसोटोनिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है और आइसोकाइनेटिक होती है। आइसोटोनिक आपकी डिवाइड हो जाती है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में। आपकी आइसोमेट्रिक के जिसके अंदर मसल बेली की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, और आइसोकाइनेटिक मतलब जो भी मोशन होता है, जो भी चेंज होता है, वो एक बहुत ही कंटिन्यूस मोमेंटम में होता है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से रिपीट करेंगे कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक की। ठीक है, तो मैं आपको सारी एक्सरसाइज में बताऊंगा अभी कि कौन सा कॉन्सेंट्रिक फेज है, कौन सा इसेंट्रिक फेज है। प्लीज प्लीज उसको ध्यान से सुनना। आई नो कि जब आपके प्रैक्टिकली उन चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप नहीं बता पाओगे। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल में स्टूडेंट नहीं बता पाते, तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं लाइक दिस, फ्रंटल प्लेन के अंदर कर रहे हैं। अगर ओवरहेड प्रेस में कौन सी प्राइमरी मूवर कौन सा है, आपका एंटीरियर डेल्टोइड, दिस इज एंटीरियर डेल्टोइड। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूं तो मेरा कॉन्सेंट्रिक फेज ये है। इसका मतलब ये मेरा कॉन्सेंट्रिक फेज है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फोर्स जनरेट कर रही है, मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक फेज। और जब इसको नीचे लाते हो दिस इज इसेंट्रिक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लेटरल रेजेस की। लेटरल रेजेस में क्या करते हैं, लाइक दिस। तो ये जो जा रहा है, मेरी मसल बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो दिस इज कॉन्सेंट्रिक फेज। और जब नीचे लाते हो दिस इज इसेंट्रिक फेज। ठीक है, आपके रिवर्स फ्लाई करते हो पोस्टीरियर डेल्ट के लिए, तो जब ये पीछे जा रहे हो, याद रखो जब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वो आपका प्राइमरली कॉन्सेंट्रिक फेज होता है। ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट होता है, जब कंट्रोल मूवमेंट में वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हो, उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। तो रिवर्स फ्लाई में दिस इज कॉन्सेंट्रिक, और जब आगे ला रहे हो दिस इज इसेंट्रिक। ठीक है, बाइसेप्स में दिस इज कॉन्सेंट्रिक, दिस इज इसेंट्रिक। ट्राइसेप्स में दिस इज कॉन्सेंट्रिक, दिस इज इसेंट्रिक। क्लियर है? जब चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, पेक्टोरलिस मेजर के लिए कर रहे हो, दिस इज कॉन्सेंट्रिक। आप मसल पे उस मसल को टच करके भी आप देख सकते हो। जब मसल थोड़ी हार्ड हो जाती है, मसल शॉर्टन होती है, उसका थोड़ा सा आपको हाइपरट्रॉफी तो क्या बोलूं, बट आपको दिखेगा कि मसल की थोड़ा सा पंप हो जाता है। पंप इज द राइट वर्ड। ठीक है, तो दिस, तो ये कॉन्सेंट्रिक फेज, और जब वापस लाते हो दिस इज इसेंट्रिक फेज। क्लियर है? फ्लाइज करते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक फेज, दिस इज इसेंट्रिक फेज। क्लियर है? क्रंच करते हो, दिस इज कॉन्सेंट्रिक फेज, वापस जा रहे हो दिस इज इसेंट्रिक। बैक की एक्सरसाइज करते हो, लेट्स में डोर्सी डोरसाई की, दिस इज कॉन्सेंट्रिक फेज और दिस इज इसेंट्रिक। अब मैं इसके अंदर आपको मसल की एक थ्योरी होती है जिसके अंदर मसल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है, जिसको ऊपर समझना जरूरी है। तो इसको प्राइमरली मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप बहुत जरूरी होती है। आपकी मसल क्योंकि उसके जो एक्टिन और मायोसिन की जो बॉन्डिंग होती है, किस पर्टिकुलर लेंथ पे वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकती है, उसका पूरा ग्राफ होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखो दिस इज कॉन्सेंट्रिक एंड दिस इज इसेंट्रिक। क्लियर है? अगर हम लेग रेसेस कर रहे हैं, लेग रेसेस में दिस इज कॉन्सेंट्रिक, दिस इज इसेंट्रिक। ठीक है, नाउ हिप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हिप एक्सटेंशन कर रहे हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक। आप हिप को टच करके देखना, दिस इज कॉन्सेंट्रिक और दिस इज इसेंट्रिक। स्क्वाट करते हैं, तो स्क्वाट में याद रखो जब नीचे बैठते हो जैसे इसेंट्रिक, चाहे आप क्वाड्रिसेप्स हो चाहे ग्लूट्स हो, जब नीचे बैठ रहे हो जैसे इसेंट्रिक, अंडर स्ट्रेस मसल की लेंथ बढ़ रही है। और जब आप ऊपर खड़े होते हो जैसे कॉन्सेंट्रिक। स्क्वाट के अंदर जब ऊपर खड़े हो रहे हो जैसे कॉन्सेंट्रिक फेज, जब नीचे जा रहे हो जैसे इसेंट्रिक फेज। क्लियर है? अब डेडलिफ्ट में मुझे बताओ, डेडलिफ्ट में इसेंट्रिक कौन सा है, कॉन्सेंट्रिक कौन सा है? चलो मैं ही बताता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बता नहीं सकते। डेडलिफ्ट करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या होती है, नीचे जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो जब आप नीचे डेड वेट को ऊपर उठाते हो तो क्या हो रहा है, नीचे जाने में जब रखी हुई है, तो जब आपकी बार नीचे जाती है दैट्स इसेंट्रिक फेज, और ये जब ऊपर आती है दैट्स कॉन्सेंट्रिक फेज। नीचे जा रहे हो, याद रखो जब अंडर स्ट्रेस आपकी जो मसल की लेंथ बड़ी होती है दैट्स इसेंट्रिक, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है दैट्स कॉन्सेंट्रिक फेज। ठीक है, आई होप समझ आ गया। एक चीज और देख लो, लेग एक्सटेंशन में क्या होता है, लेग एक्सटेंशन में जब सीधा ले जा रहे हो जैसे कॉन्सेंट्रिक, जब रिवर्स जा रहा है जैसे इसेंट्रिक। सेम लेग कर्ल में होता है जैसे कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक। ठीक है,
चलो ये हो गया। हाँ, मसल फाइबर मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। इसमें स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच होते हैं। आपके जो टाइप 2A होते हैं वो इंटरमीडिएट फाइबर होते हैं, वो प्रॉपर्टीज को अडेप्ट कर लेते हैं, चाहे स्लो ट्विच या फास्ट ट्विच, बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग स्टिमुलस। लेकिन एक चीज और याद रखिए, जो आपके टाइप 2B होता है, टाइप 2B फाइबर होता है जैसे फास्ट ट्विच, उसको बहुत सारी बुक्स में टाइप 2X फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 2B बोलो या फिर X बोलो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट ट्राई कि आप उसको X ही बोलो। ठीक है, अब हम चलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हाँ, अब आज मैं कुछ मसल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो आपके लिए मस्कुलर सिस्टम में समझना जरूरी है। अब एक चीज समझो, मोटर यूनिट किस चीज को बोलते हैं। देखो, मोटर यूनिट आप समझो जो भी आपका पूरी मसल है, चाहे वो बाइसेप्स की मसल है या चेस्ट की मसल है या क्वाड्रिसेप्स है या हैमस्ट्रिंग, कोई भी मसल है, उसके अंदर बहुत सारे मोटर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसको समझो, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं इससे। इमेजिन देयर एक आपकी क्वाड्रिसेप्स में, एक पर्टिकुलर मसल में, रेक्टस फेमोरिस में आपके 1000 मोटर यूनिट है। अब मोटर यूनिट का मतलब क्या होता है, इससे बंच ऑफ मायोफिब्रल्स, बंच ऑफ। ठीक है, अगर टोटल 1000 आपके मोटर यूनिट्स हैं तो उसके अंदर बेसिकली इससे बंच ऑफ मोटर यूनिट। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर समझो सिर्फ 1000 फाइबर्स हैं, एक हाइपोथेटिकल फिगर, अगर 1000 फाइबर्स हैं और इसके अंदर आपके 100 फाइबर्स के 10 मोटर यूनिट है। ठीक है, समझो आपकी एक 1000 लोगों की आर्मी है, 1000 लोगों की आर्मी में उनका जो मेजर क्या करता है, आपके 100 लोगों के पार्ट में उनके बटालियन बोलेंगे आई गेस, तो उनमें डिवाइड कर देता है, मतलब 100 लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है। ये चीज क्लियर है? टोटल 1000 लोगों के आपकी लोग हैं जिसमें 100 लोगों की टीम में डिवाइड कर दिया। सेम टोटल 1000 मस्कुलर फाइबर हैं जिनको 100 की टीम में 100 के बंडल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक बंडल को हम बोलते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, इंडिविजुअल बंडल को बोलते हैं मोटर यूनिट। तो इसी तरीके में आपकी ह्यूमन बॉडी में सारे स्केलेटल मसल्स में ऐसी ही मोटर यूनिट होती है। ठीक है, अब इस चीज में समझो कि मोटर यूनिट का अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का लॉजिक क्या होता है। देखो, सिंपल सा लॉजिक क्या होता है आपका, अब समझो एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर अब गाड़ी बंद हो गई है, उसको किसी को धक्का लगाना है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल और समझ लो, अगर जमीन पे बहुत भारी वजन पड़ा हुआ है, ठीक है, उस वजन को पहले एक बंदा उठाने की कोशिश करता है। अब किसी को पता नहीं उस वजन, टोटल जो सामान पड़ा उसका वेट कितना है, इट कुड बी 100 kg, इट कुड बी 200, 300 kg, कितना भी हो सकता है। लेकिन पहले क्या होता है, एक सिंगल बंदा जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको पता है वो उसको नहीं उठा पा रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, 2 बंदे जाते हैं, 3 बंदे जाते हैं, 4 बंदे जाते हैं। ठीक है, 4 या 5 बंदे मिलकर उसको उठा लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट गाड़ी वाला क्या है, अगर गाड़ी है, अगर वो एक बंदा उस पर धक्का मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पा रही, तो 2 बंदे 3 बंदे आप क्या करते हो, किसी को बुला लेते हो, भैया थोड़ा गाड़ी पे धक्का लगा दो। तो सेम एग्जांपल होता है, आपकी बॉडी बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, मतलब कितना हैवी लोड आप उठा रहे हो, आपका सीएनएस डिसाइड करता है कि मुझे कितने मोटर यूनिट को एंगेज करना है। पहले से एग्जांपल में दोबारा चलते हैं, अगर 1000 लोग हैं जिसमें 100 लोगों की टीम है, तो मेजर डिसाइड करता है कि अगर मुझे किसी से लड़ने भेजना है इनको, तो सामने वाले कितने लोग हैं। अगर सामने वाले 100 लोग ही हैं तो वो 100 लोगों को भेजेगा, ये नहीं है 100 लोगों से लड़ने के लिए 1000 लोगों को भेज देगा। तो वो मेजर डिसाइड करता है कि कितने लोगों को, कितनी बड़ी बटालियन को मुझे एनिमी से लड़ने के लिए भेजना है। तो सेम चीज, जितना हैवी रेजिस्टेंस आप उठाते हैं, जितने हैवी रेजिस्टेंस को उठाने के लिए आपको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, तो आपका सीएनएस डिसाइड करेगा कि मुझे कितनी मोटर यूनिट को इंगेज करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हल्का वेट उठाओगे तो कम मोटर यूनिट इंगेज होंगी, अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाओगे तो मैक्सिमम मोटर यूनिट इंगेज होंगी। क्लियर है? अब इस चीज को, मोटर यूनिट का फंक्शन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, तभी हम बोलते हैं कि एक जो बिगनर बंदा होता है, बिगनर बंदा जब वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, या बिगनर के अलावा ऐसा कोई भी टास्क नया आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आपका सीएनएस लर्न करता है कि मुझे कितनी मोटर यूनिट को एंगेज करना है। ठीक है, सबसे बड़ी, अब दोबारा से इस चीज को समझो, एक बिगनर लड़का जिसने पहली बार जिम में कदम रखा है, तो ये नहीं है कि आप आते उससे हैवी वेट उठाओगे, वो ऑब्वियसली उठा भी नहीं सकता, लेकिन तभी हम, जो बिगनर होता है उसको सबसे पहले उसकी फॉर्म एंड टेक्निक और उसकी बॉडी को अडेप्ट कराते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, मैक्सिमम मतलब 20-25 रेपिटेशन
निकालता है कम से कम वेट में, ताकि उसकी बॉडी को पता हो कि मुझे कितनी मोटर यूनिट इंगेज करनी है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, हाइपरट्रॉफी वगैरह बॉडी बाद में सोचती है, पहले वो सीखती है कि मुझे कितनी मोटर यूनिट को इंगेज करना है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर पेन को उठाना है आपको, तो आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई की हो सकता है सिर्फ एक मोटर यूनिट इंगेज हो, लेकिन उसकी जगह अगर 20 किलो का डंबल उठाना है तो कम से कम 100 मोटर यूनिट इंगेज होंगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि एक पेन का वेट इज हार्डली 5 to 10 ग्राम्स, तो उसके लिए इतनी मोटर यूनिट को इंगेज नहीं करेगा। लेकिन जब मैक्सिमम 20 केजी उठाना है तो वो मैक्सिमम मोटर यूनिट इंगेज करेगा। और ये सीखेगा कैसे? जब आप धीरे धीरे करके अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काम करोगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है कि आप कैसे जज कर सकते हो कि कितनी मोटर यूनिट इंगेज हो रही है। एक टास्क कर सकते हो, या फिर एक, आपने देखा होगा बहुत सारे मेम्स चलते हैं, बहुत सारे ऐसे फनी वीडियोस चलते हैं जिसमें समझो कोई चीज क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉरगेट अबाउट द मेम्स एंड एवरीथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट का प्लान करते हैं। एक 20 केजी का डंबल है रियल, और एक फेक 20 केजी का। देखने में दोनों एक जैसे हैं, और हम एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो हमेशा से वर्कआउट करता रहा है उस 20 केजी के डंबल पे। तो उसकी सीएनएस को पता है कि इस 20 केजी के डंबल को उठाने के लिए मुझे कितनी मोटर यूनिट इंगेज करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो दोनों डंबल्स को उठाएगा एक एक करके, तो 20 केजी का जब वो रियल डंबल उठाएगा तो हो सकता है उसकी 150, 200, 1000 मोटर यूनिट इंगेज होंगी उस पर्टिकुलर डंबल को उठाने के लिए, क्योंकि सीएनएस को पता है मुझे इतना फोर्स एक्सर्ट करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फेक वाले डंबल को उठाने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि फेक वाले डंबल का तो वेट आपको पता होगा 10, 15 ग्राम, 20 ग्राम में 100 ग्राम होगा, तो जैसे ही उसको उठाएगा वो पीछे गिर जाएगा। वो पीछे गिरने का लॉजिक क्या होता है? क्यों? क्योंकि उसके सीएनएस को लगता है कि मुझे 100 या 1000 मोटर यूनिट इंगेज करनी है। वो इतनी मोटर यूनिट इंगेज कर देता है, वो इतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है कि वो पीछे गिर जाता है, वो टॉपल ओवर हो जाता है। तो यही चीजें होती हैं, आपकी बॉडी विद द टाइम लर्न कि कितनी मोटर यूनिट को हमें इंगेज करना है। लेकिन इस मोटर यूनिट कितनी लोगों की टीम होगी, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना फाइन वर्क करोगे। तो अगर आप क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, ऐसी मसल जो लेग मसल हैं या जो बड़ी मसल्स हैं, उसके अंदर क्या होगा, हो सकता है 100 फाइबर, 500 या 1000 फाइबर्स की एक मोटर यूनिट हो। लेकिन जो आपकी फोरआर्म की मसल होंगी, ठीक है, आपके फोरआर्म फ्लेक्सर्स, ये सब कुछ जिसमें बहुत फाइन तरीके से आपको काम करना है, लाइक दिस, हम ये जो बहुत फाइन मूवमेंट करनी है, हमें ड्रॉ करना है, कुछ भी करना है, इस केस में क्या होता है, आपकी जो मोटर यूनिट है वो बहुत छोटी हो जाती है। हो सकता है आपके 20-30 फाइबर्स की मोटर यूनिट हो। ठीक है, अगर समझो 100 लोगों की एक पूरी टीम है, एनिमी से लड़ना है, लेकिन जो आपके स्पाइस होते हैं, जो लोग जज करते हैं, जो जाके इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उनकी टीम 1 या 2 या 3 की होती है, क्योंकि उनको बहुत फाइन वर्क करना पड़ता है आर्मी के अंदर घुस के, दूसरे की एनिमी के पास जाके। तो इसी तरीके से जो आपके, जहां पे आपको बहुत फाइन तरीके से काम कर रहा हूं, आपकी आईलिड्स, यहाँ पे कितनी मोटर यूनिट होती है, यहाँ पे तो हो सकता है 2 या 3 मोटर यूनिट ही हो, उससे भी कम हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा फोर्स जनरेट करनी है। अगर बहुत फाइन वर्क आपको करना है तो आप उतनी ही कम फाइबर्स की मोटर यूनिट होगी, अगर बहुत हैवी लोड करना है उतने ही ज्यादा नंबर्स की आपकी मोटर यूनिट होगी। क्लियर है? चलो, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट आपको समझ आ गया। आपका सीएनएस डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस कि मुझे कितनी मोटर यूनिट इंगेज करनी है। मतलब आपका कर्नल डिसाइड करता है कि मुझे कितने लोगों की टीम भेजनी है आर्मी, टेररिस्ट से लड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। देखो, एक्शन पोटेंशियल क्या चीज होती है। अभी मोटर यूनिट आपको पता चल गया, मोटर यूनिट में क्या हुआ, एक आर्मी, एक फाइबर्स, एक गुच्छा, एक बंच ऑफ फाइबर्स आपके किसी भी मसल्स में होते हैं। अभी क्या होता है, मसल्स, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मसल्स आर स्टूपिड, उनको नहीं पता, दे कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स या फिर एक फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, जो आपका सीएनएस होता है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बहुत सारे सिग्नल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी मोटर यूनिट तक भेजता है। और ये सिग्नल कैसे जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है, देखो, मोटर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम वाले दिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, सोमा होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब इसी वक्त आप समझ लो बहुत ही पतली पतली सी वायर्स होती हैं। ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड, और जो वायर कैसे चलती हैं, आपका जो सारे न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आपके सीएनएस से स्टार्ट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, तो जो सर्वाइकल रीजन है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन निकलेंगे आपकी पूरी अपर बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जो आपके लंबर एरिया से मोटर न्यूरॉन निकलेंगे वो आपके लोअर लिम्ब के लिए। और इन न्यूरॉन की लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। आपके लंबर एरिया से न्यूरॉन निकल के आपके टोज तक जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के थ्रू, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, बहुत ही फाइन, बहुत ही हल्का सा करंट भेजते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो सीएनएस है, वो ब्रेन है, वो एक बहुत ही हल्का सा करंट भेजता है आपके मोटर यूनिट तक, ठीक है। और जितने अलग अलग, जितनी भी समझो, अगर आपकी 100 मोटर यूनिट है या 50 मोटर यूनिट है, हर किसी के लिए एक सेपरेट न्यूरॉन होगा जो उस मोटर यूनिट तक जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने बताया था, बटन दबाओ फैन चलने लगेगा, ठीक है। गाड़ी में सेल्फ मारो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज आपकी मसल्स एक इंजन की तरह है, तो उसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच भी होना चाहिए। अब ऑन ऑफ स्विच कैसे होता है, बहुत ही हल्का सा एक करंट आपकी उस पर्टिकुलर मोटर यूनिट को स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन याद रखो, आपके जो एक्शन पोटेंशियल होता है, ये एक बहुत ही फाइन तरीके से जब मोटर यूनिट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है आपकी मोटर यूनिट में, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू नहीं जाता, ये एक केमिकल सिग्नल की तरह जाता है। जो नर्व के थ्रू जा रहा है वो करंट ही जाता है, लेकिन आपके जो नर्व है और जो मोटर यूनिट है वो इस तरीके से होती है, वो डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं होती, उनके बीच में बहुत ही हल्का सा गैप होता है, ठीक है। ये जो गैप होता है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ये यहाँ पे रहता है। तो ये क्या करते हैं, गेटवेज ओपन कर देते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये जो सिग्नल है, थ्रू द केमिकल सिग्नल आपकी मोटर यूनिट के अंदर जाता है। कभी भी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली आपकी मोटर यूनिट में नहीं जाता, वो पहले आपके सिनेप्स, एक सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स का मतलब क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसका सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे आपकी न्यूरॉन मोटर यूनिट के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते, बिल्कुल क्लोज आ जाता है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, वो जो करंट आ रहा है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके आपकी मोटर यूनिट को स्टार्ट कर देता है। तो ये जो करंट है, ये इसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना इजीली भी आपकी ये मोटर यूनिट एंगेज नहीं होती। जब बहुत सारे आपके जो आयंस हैं जब इकट्ठे होके आपके थ्रेशोल्ड पे जाते हैं, तब जाके करंट आपके सिनेप्स पे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है, तभी आपकी मोटर यूनिट स्टार्ट होती है। ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, एक प्रिंसिपल हमारा होता है जिसको हम ऑल और नथिंग या ऑल और नन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, देखो, आप कोई भी टास्क कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, तो याद रखो, जो इंडिविजुअल, समझो एक न्यूरॉन आपकी एक मोटर यूनिट से कनेक्ट हो गया, तो वो जो न्यूरॉन काम करेगा, वो पूरी की पूरी मोटर यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर 100 लोगों की टीम है या फिर 100 फाइबर्स हैं, वो 100 के 100 फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या तो वो बिल्कुल नहीं होंगे या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि 100 में से 50 हो या फिर बाकी 50 कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ऑल और नथिंग या ऑल और नन प्रिंसिपल यही होता है। जिस मोटर यूनिट में आपका सिग्नल जा रहा है, करंट जा रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वो पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आर्मी की तरह 100 लोगों की जो टीम है, या तो पूरी टीम जाएगी या बिल्कुल नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 50 लोगों की टीम जाए, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल होता है जिसको ऑल और नथिंग प्रिंसिपल भी हम बोलते हैं, ठीक है, ऑल और नन भी होता है। अब हम चलते हैं मसल स्पिंडल्स एंड जीटीओज। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मसल स्पिंडल्स और जीटीओज क्या होते हैं। देखो, मसल स्पिंडल्स और जीटीओज आर योर रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे रिसेप्टर्स सेंसर्स होते हैं, किसी भी मशीन के सेंसर होते हैं, ऐसे ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मसल स्पिंडल्स आपके कहाँ होते हैं, मसल बेली के अंदर होते हैं, और आपके जीटीओ, जिसको गोल्जी टेंडन ऑर्गन भी बोलते हैं, ये प्राइमरली आपके टेंडन में ही होते हैं। मतलब जहाँ पे टेंडन और मसल जुड़ती है उसके बिल्कुल क्लोज होते हैं, अदरवाइज ये तभी इनको गोल्जी टेंडन ऑर्गन बोलते हैं, ये टेंडन के अंदर आपके होते हैं। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, ये हमारी मसल के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक तरीके से सेफ्टी स्विच है दोनों के दोनों, पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, कभी आपने देखा है कि आपको पढ़ते पढ़ते अचानक से नींद आ जाए, तो जब आप डोज ऑफ करते हो, मतलब ऐसे ही करते हो, अचानक से आपकी गर्दन वापस आ जाती है, तो नहीं, कहीं भी नींद आते हुए या कुछ भी करते हुए, या फिर अचानक से कहीं आपको दिखे कि आप एकदम गिरने वाले हो, तो वापस आप रिफ्लेक्स आते हैं, वापस आ जाते हो, ठीक है। और सिंपल सा एग्जांपल क्या है आपका, चलो इसी पे हम चलते हैं, मुझे और कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, बट एक चीज, मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं, एक ही चीज करते हैं, जब आपकी मसल बहुत तेजी से स्ट्रेच होती है, बहुत तेजी से जिसकी लेंथ बढ़ती है, तो मसल स्पिंडल्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, आपकी स्पाइन, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपका, जैसे हम सबको पता है, अगर हम सोचते हैं ब्रेन, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसका ब्रेन एक पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड एक पार्ट होती है,
आपका मैक्सिमम डिसीजन आपका दिमाग ही करता है, वही सोचता है सब कुछ। लेकिन आपको पता है बहुत सारे जो रिफ्लेक्स होते हैं वो आपकी स्पाइनल कोड डिसाइड करती है, ठीक है। अभी कैसे डिसाइड करती है, इसमें प्राइमरली आपका जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, जो गर्दन अचानक से सीधा ऊपर आ जाना, ठीक है, ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली मसल स्पिंडल्स यही करते हैं कि ये एक सिग्नल देते हैं आपकी स्पाइनल, अपनी सीएनएस को सिग्नल देते हैं कि आपकी जो मसल की लेंथ है बहुत तेजी से स्ट्रेच हो रही है, लंबी हो रही है। अगर ये बहुत तेजी से लंबी, एक्चुअली ये प्राइमरली दो तरीके की स्ट्रेच को नापते हैं कि एक तो मसल की लेंथ कितनी लंबी हो रही है और वो कितनी तेजी से, मतलब कितना फास्ट लंबी हो रही है। दोनों चीजों में आपका मसल टियर हो सकता है, इंजरी हो सकती है। मसल स्पिंडल्स का प्राइमरली यही काम है, मसल में इंजरी ना होने देना। तो दो चीजों को वो एंटिसिपेट करता है, दो चीजों को मेजर करता है। एक आपकी मसल की लेंथ कितनी लंबी हो रही है उसके ओरिजिनल फॉर्म से, और एक वो कितनी तेजी से फैल रही है, मसल की लेंथ मतलब स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो जैसे वो जज करता है कि मसल की लेंथ बहुत तेजी से, आई मीन मसल एक्सटेंड हो रही है, तो वो सीधा आपके सीएनएस को एक सिग्नल देता है। लेकिन अगर यही सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएगा तो तब तक तो इंजरी हो जाएगी। तो स्पाइनल कोड ही डिसाइड कर लेती है, मतलब वो जो सिग्नल जाता है तो स्पाइनल कोड तक जाता है, स्पाइनल कोड वापस ही एक सिग्नल दे देती है उस मसल को कि यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आप बहुत जल्दी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि इंजरी ना हो। क्लियर है? अब इसको समझो, अगर आप कभी किसी ऑर्थो के पास गए हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट, आई डोंट नो फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं नहीं, पर ऑर्थो वाला क्या करता है, जिसको नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, मतलब आपका नर्व कंडक्शन टेस्ट भी होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप जो पटेला, दिस इज योर पटेला, पटेला के नीचे जो पटेलर आपका टेंडन होता है, यहाँ पे क्या करेगा डॉक्टर, एक बहुत ही हल्के से हैमर से आपको हिट करेगा इस जगह पे। जो पटेलर टेंडन होता है, जो आपका टिबियल ट्यूबरोसिटी, मतलब क्वाड्रिसेप टेंडन आपका पटेला के थ्रू जो टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाता है, वहां पे वो हल्का सा हिट करेगा। वो जैसे हल्का सा हिट करता है आपकी नी किक करेगी लाइक दिस। वो क्यों करती है? क्योंकि जैसे ही वो आपके पटेलर टेंडन पे आपके क्वाड्रिसेप टेंडन को हिट करता है, आपकी मसल स्पिंडल्स को लगता है कि मसल मेरी स्ट्रेच हो रही है, बहुत तेजी से स्ट्रेच हो रही है, इंजरी हो सकती है। तो वो क्या करता है, मसल को बहुत ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। अब बात आती है हमारी जीटीओस की। अब जीटीओ क्या करता है? जीटीओ मसल स्पिंडल्स के ऑपोजिट काम करता है। अब देखो जीटीओस का प्राइमरली आपके जो टेंडन में होता है, टेंडन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होते, ठीक है। टेंडन अपनी एक नॉर्मल, क्योंकि वो एक स्ट्रेस को ही मेजर कर सकते हैं, जैसे क्योंकि उसके अंदर कोई आपकी एक्टिन मायोसिन कोई प्रोटीन नहीं होते, कोई साथ को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इससे जस्ट अ कनेक्टिंग टिश्यू। तो वो बेसिकली क्या काम कर सकता है, सिर्फ स्ट्रेस को या फिर किसी भी फोर्स को सिर्फ मेजर कर सकता है। जब वो देखता है कि अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम वेट करता है। वो कम से कम 2 4 5 6 7 8 सेकंड वेट करता है। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है, दोबारा आपके स्पाइन को ये सिग्नल देता है कि अगर इंजरी होनी होती तो हो चुकी होती, इसका मतलब इंजरी के चांसेस नहीं है। तो वापस स्पाइन क्या करती है, आपके मसल स्पिंडल्स को स्विच ऑफ कर देती है, आपकी मसल को रिलैक्स कर देती है। तो जीटीओस प्राइमरली यही करते हैं कि आपकी, क्योंकि जीटीओस को भी मसल को इंजरी से बचाना है। अगर मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड है, तो जीटीओस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। वो जीटीओस आपके टूट भी सकते हैं, मतलब इतनी इजीली कभी नहीं टूटते, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके टेंडन भी टूट सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर बोन से वो उखड़ भी सकते हैं। तो ये वापस स्पाइन को सिग्नल देता है कि ऐसी कोई इंजरी के चांसेस नहीं है या बहुत लंबे टाइम से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, यू हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर मसल रिलैक्स। तो जीटीओस आपके यही काम करते हैं, ठीक है। मसल स्पिंडल्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जीटीओस क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। अब तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। किस चीज को बोलते हैं? देखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपकी बॉडी बिल्डिंग में या आपके एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट, या किसी भी स्पोर्ट्स में आपके 100% स्पोर्ट्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स बहुत बड़ी चीज होती है। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स का क्या सारा होता है, सेम आपकी मसल स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल्स क्या करते हैं, तेजी से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी मसल की काबिलियत, कितना स्ट्रॉन्गली वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कितना फोर्स जनरेट करती है, न्यूटन फोर्स जनरेट कर सकती है। दूसरा क्या होता है, वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स का सहारा लेती है फोर्स को और ज्यादा एम्पलीफाई करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपको अगर मैं बोलूं एक जगह पे खड़े होकर आपको जंप करना है, ठीक है, वर्टिकल जंप टेस्ट होता है, इसमें आपको जंप करना है। देखो नेचुरली किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो बंदा क्या करेगा, पहले नीचे थोड़ा सा झुकेगा फिर जंप करेगा,
ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वो नीचे झुकता है, ऊपर जंप करता है, तो मसल क्या होती है, तेजी से उसकी मसल स्ट्रेच होती है। उसके स्ट्रेच होने से क्या होता है, मसल स्पिंडल्स को लगता है मसल टूटने वाली है, और वो फोर्सफुली उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आप जंप कर सकते हैं मैक्सिमम जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप नीचे बैठो और 1 या 2 सेकंड तक आप वेट करो, या 3 सेकंड तक वेट करो, फिर जंप करके दिखाओ, आप उतनी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी अगर एक्सरसाइज को कर रहे हो, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, किसी भी मसल के लिए कर रहे हो, इज बेटर यू यूज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर चेस्ट की कर रहे हो तो चेस्ट में भी आपको एक सर्टेन लेवल पे इसेंट्रिक फेज में हल्की सी स्पीड बनानी पड़ेगी इफ यू वांट टू लिफ्ट। आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से आपको लिफ्ट करना है अपने कॉन्सेंट्रिक फेज में, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। स्ट्रेच रिफ्लेक्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ट्रेनिंग स्टिमुलस को इंप्रूव करने के लिए इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स को कैंसिल आउट भी करते हैं आपकी पावर लिफ्टिंग में या बहुत सारी जगह पे, जिसको हम पॉज स्क्वाट भी बोलते हैं। अगर देखो, वो ट्रेनिंग स्टिमुलस भी आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स को यूज नहीं करते। उसके अंदर क्या होता है, आप स्क्वाट कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, या फिर जो आपका बिल्कुल डाउन फेज होता है, डीप फेज होता है, वहां पे यू वेट, उसके बाद आप फोर्स एक्सर्ट करते हो ऊपर उठने के लिए। ठीक है, तो ये भी ट्रेनिंग स्टिमुलस होता है, बहुत सारे लोग करते हैं और बेनिफिशियल होता है। लेकिन स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब यही होता है, जब आपकी मसल बहुत तेजी से स्ट्रेच होती है, तो मसल स्पिंडल्स उनको फोर्सफुली एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है जिसको जीटीओ जब आपके काम करते हैं उसको और समझ लो, जिसको ऑटोजेनिक इनहिबिशन भी बोलते हैं। जैसे मैंने रेसिप्रोकल इनहिबिशन बताया था, रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, आपकी एगोनिस्ट मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका सीएनएस एंटागोनिस्ट को रिलैक्स कर देता है, मतलब उसको इनहिबिट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अदरवाइज आपकी जॉइंट मूव ही नहीं करेगा। ऑटोजेनिक इनहिबिशन में क्या होता है, अभी ये आपका स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच होता है, जो मैंने आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल के लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑटोजेनिक इनहिबिशन में क्या होता है, आपका बेसिकली जब मसल आप कोई भी स्ट्रेच करते हो, एक सर्टेन पोजीशन पे जाके आप उस स्ट्रेच को होल्ड करते हो, मसल को जब स्ट्रेच किया उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करते हो, उसमें आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी पोजीशन होगी। लेकिन व्हेन यू वेट, आप 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 सेकंड वेट करते हैं, तब आपको फील होगा कि वो मसल, वो जो पेन है, वो जो स्टिफनेस है, वो रिलीज हो गई। वो इसलिए होता है, आपके जीटीओज एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर लंबे टाइम तक आपका स्ट्रेच होता है तो जीटीओज एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपके सीएनएस को, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देते हैं, नाउ यू हैव टू रिलैक्स द मसल। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं, हाँ, आर्टिकुलेशन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जब मैं मस्कुलर सिस्टम बताऊंगा आर्टिकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। देखो, इस चीज को समझ लो, जो मसल, ह्यूमन बॉडी की कोई भी मसल जिस जॉइंट पे को क्रॉस करेगी, चाहे वो किसी और जॉइंट को क्रॉस करके कनेक्ट हो रही हो, इंसर्जन हो रहा हो, जिस भी जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उस पर काम करेगी। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि आपकी जो समझो रेक्टस फिमोरिस एक मसल है, वो हिप जॉइंट को क्रॉस कर रही है, नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो वो सिर्फ नी जॉइंट पे काम करेगी, नहीं, वो हिप जॉइंट पे भी काम करेगी। ठीक है, तो समझो ये 3 तरीके की आर्टिकुलेशन होती है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकंड चेक करता हूँ, वीडियो चल रहा है ना, या देखो, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, तो आपकी प्राइमरली 3 तरीके की आर्टिकुलेशन होती है, यूनी आर्टिकुलेशन या फिर यूनी आर्टिकुलेट मसल होती है बेसिकली, क्योंकि जब मसलर सिस्टम बताऊंगा तो मसल्स के मैं आर्टिकुलेशन भी आपको बताऊंगा। यूनी आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, आपका सिंगल जॉइंट को क्रॉस करती है जब मसल। यूनी आर्टिकुलेट मतलब सिंगल जॉइंट को क्रॉस करती है, बाय आर्टिकुलेट मतलब 2 जॉइंट को क्रॉस करती है, और ट्राई आर्टिकुलेट मतलब 3 जॉइंट को क्रॉस करती है। तो जितनी भी ह्यूमन बॉडी में मसल्स हैं, या तो वो यूनी आर्टिकुलेट है, या बाय आर्टिकुलेट है, या ट्राई आर्टिकुलेट है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको क्या देता हूं, आपकी अगर मैं बात कर रहा हूं हैमस्ट्रिंग मसल की, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल बेसिकली आपकी इशियम से स्टार्ट होती है और आपकी मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ टिबिया, इस पे जाके कनेक्ट होती है। हैमस्ट्रिंग्स की क्या करते हो, नी फ्लेक्शन का वो काम करती है, लेकिन हैमस्ट्रिंग की मसल आपकी हिप जॉइंट को भी क्रॉस करती है, तो वो प्राइमरली हिप एक्सटेंशन प्लस नी फ्लेक्शन का काम करती है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जॉइंट पे काम करेंगी। आपकी अगर मैं एंटीरियर डेल्टोइड की बात कर रहा हूँ, एंटीरियर डेल्टोइड इज ए यूनी आर्टिकुलेट, क्योंकि ये सिर्फ शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, आपके एंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर डेल्टोइड। और हम बात करते हैं हाँ, क्वाड्रिसेप मसल में क्या होता है, 4 मसल्स होती हैं, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टर्स लेटरालिस, वेस्टर्स मीडियालिस और वेस्टर्स इंटरमीडियालिस। इसमें जो 3 मसल हैं ये बेसिकली आपकी यूनी आर्टिकुलेट हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीमर से स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो आपकी रेक्टस फेमोरिस है, रेक्टस फेमोरिस इज अ बाय आर्टिकुलेट। क्यों? क्योंकि ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होती है और आपके हिप जॉइंट को क्रॉस करती है और नी जॉइंट को क्रॉस करती है। इट मींस इससे
आपके बाई आर्टिकुलेट। तो दोबारा समझो, यूनी आर्टिकुलेट मतलब सिंगल जॉइंट को क्रॉस कर रही है, बाई आर्टिकुलेट मतलब 2 जॉइंट को क्रॉस कर रही है, ट्राई आर्टिकुलेट मतलब 3 जॉइंट को क्रॉस कर रही है। क्लियर है? हाँ, एक चीज और समझ लो जिसको हम, 2 मूवमेंट और होती हैं, शायद मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भूल गया था, क्योंकि यार इतनी चीजें मुझे पढ़ानी होती हैं, जब मैं दोबारा से देखता हूँ कि मैंने लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया है, तो तब मुझे लगता है यार उस चीज को मैंने मिस कर दिया। तभी आज मैंने एक जगह लिख लिया था कि मुझे क्या क्या चीजें बतानी है आप लोगों को। 2 चीजें भूल गया था, आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेशन मूवमेंट का सिंपल सा मतलब होता है जब आपका सिंगल जॉइंट पे मूवमेंट हो। आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा जॉइंट, एक जॉइंट की मूवमेंट हो रही है, इससे आइसोलेशन मूवमेंट। जब एक से ज्यादा वो जॉइंट पे काम कर रहे हैं, चाहे 2 जॉइंट काम कर रहे हैं, चाहे 3 जॉइंट काम कर रहे हैं, इससे कंपाउंड मूवमेंट। ठीक है, आइसोलेशन फ्लाइज कर रहे हो, इससे आइसोलेशन मूवमेंट। ठीक है, ये कर रहे हो, दिस इज आइसोलेशन मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट कौन सी हो गई, चेस्ट प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो। स्क्वाट करने में क्या हो रहा है, नी जॉइंट भी काम कर रहा है, हिप जॉइंट भी काम कर रहा है, और आपका डोर्सिफ्लेक्शन भी हो रहा है। डोर्सिफ्लेक्शन तभी हम नी, आपकी काफ और सोलियस को और गैस्ट्रोनोमियस को हम स्ट्रेच करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिनकी अगर ये गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस स्टिफ होती है, तो वो जब नीचे बैठते हैं तो उनकी बॉडी, उनका जो टॉर्सो है वो आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, आइसोलेशन मूवमेंट सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, और कंपाउंड एक से ज्यादा जॉइंट काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो सी यू टुमारो।